नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका पूरा का पूरा प्रश्न को हल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कितने नंबर आते हैं। इस पेपर को सोल्व करते हैं। माध्यमिक शिक्षा अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया था। राजनीति विज्ञान का आज 23/3/2025 को आयोजित किया गया था। इसमें 20 प्रश्न आपको पूछे गए थे। इसके उत्तर आपको निश्चित समय में देने थे। सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य था, जिसको आप आज अपन सोल्व करते हैं। क्या उत्तर है? चलो चलते हैं प्रश्न की तरफ। और भाग खंड अ में पहला प्रश्न है, क्या है? शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? बर्लिन की दीवार। उसके बाद में यूरोप में एकीकृत बाजार का गठन हुआ था जनवरी 1993 को। उसके बाद में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार संगठन साफ्टा कब से प्रभावित हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या है? 2006। उसके बाद में आगे हैं, वैश्वीकरण है वस्तु प्रवाह, विचार प्रवाह, पूंजी प्रवाह, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी है। उसके बाद में वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसका क्या उत्तर है? संचार के है वो जो उत्तर है उसका यह है कि संचार और प्रौद्योगिकी रहा है। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1956 को हुई थी। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? तो के.एन. राज थे। कौन थे? के 1956 में। उसके बाद में अगला सवाल है कि वार्सा पैक्ट के समर्थक देश कौन था? सोवियत संघ था। उत्तर है। उसके बाद में निम्नलिखित में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही उत्तर है। उसके बाद में 12वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। कब की थी? इसका सही उत्तर है 25 जून 1975 को। दो उत्तर है। उसके बाद में आगे है, भारत में संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादक कौन थे? उत्तर है इसका जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में चौथा आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? भारत में जो है चौथे आम चुनाव कब हुआ था? चौथा आम चुनाव का मतलब क्या हुआ? लोकसभा चुनाव। चौथे लोकसभा चुनाव कब हुए थे? उसका सही उत्तर है 1967 में। 1963 में। कब बना था? स उत्तर है। क्या उत्तर है? स उत्तर है। 1963 में। स उत्तर है। क्या उत्तर है? स। उसके बाद में आगे 1979 से 85 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठ के विरुद्ध आंदोलन चला था? इसका क्या उत्तर है? बांग्लादेश। उसके बाद में 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है वीपी सिंह। क्या उत्तर है? वीपी सिंह ब। उसके बाद में बॉम्बसेप की स्थापना कब हुई? 1978 में। उसके बाद में समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की जो है 1917 की समाजवादी क्रांति, कौन सी क्रांति हुई थी? समाजवादी। आपको लिखना है समाजवादी। दूसरे में है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने क्या किया था? सिंधु जल संधि किया था। क्या किया था? सिंधु जल संधि। तीसरा है 1941 में अटलांटिक चार्ट पर रूजवेल्ट तथा चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? चर्चिल ने। रूजवेल्ट और चर्चिल ने किए थे।
नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच क्या था? सामाजिक मंच था, विश्व सामाजिक मंच था, विश्व सामाजिक मंच। तो पहले का क्या था? खालिस्तान में पहले का था समाजवादी क्रांति, दूसरे में था सिंधु जल संधि, तीसरे का में उत्तर था चर्चिल, चौथे में उत्तर क्या था? सामाजिक संधि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना हुई। पांचवा क्या प्रश्न है? पांचवा ये प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना जो है हुई थी, कब हुई थी? 1950 में। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। उसके बाद तीसरा अतिरिक्त लघुत्तरात्मक प्रश्न, और इसके कितने सवाल है? 12 सवाल है। पहला है आसियान की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? 1967 को। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मालदीव है, ठीक है, ये देश मिल करके, म्यांमार है, इन देशों ने जो है, नेपाल है, इन्होंने मिल करके आसियान देशों की स्थापना की। उसके बाद दूसरा सवाल है यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा की क्षमता सीमित क्यों थी? क्योंकि इनके पास जो है सैनिक शक्ति की क्या थी? कमी थी, इस वजह से इसकी क्षमता सीमित थी। ऐसे एक देश का नाम बताइए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो कौन सा है? नेपाल है। हालांकि भूटान भी है, लेकिन एक देश बताना है तो इसमें आप नेपाल लिख सकते हो। उसके बाद में दक्षेस का पूरा नाम लिखिए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उसके बाद में जब प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्यों? 2 कारण बताइए। पहला कारण ये था कि भारत के मतदाता क्या थे? निरक्षर थे। और दूसरा ये कारण था कि निर्वाचन आयोग के पास में अनुभव की कमी थी कि किस तरीके से चुनाव, इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव संपन्न कराना है, इसके बारे में क्या था? अनुभव की कमी थी। उसके बाद में आज़ादी के वक्त भारत के विकास में कौन से प्रमुख 2 मॉडल थे? लिखिए। तो एक क्या था? उदार पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था थी जो अमेरिका में लागू है। दूसरा ये था रूस में जो साम्यवादी मॉडल है वो था। तो भारत ने क्या किया? आपको ये दोनों लिखने हैं, लेकिन भारत ने जो किया वो किया था कि भारत ने जो है मिश्रित पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था को लागू किया है। तो इसमें दोनों जो है व्यवस्थाओं को लागू किया है। अब इसमें क्या है कि जो है भारत ने 5 वर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से चुना? रूस से चुना। भारत ने जो चुना था वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मॉडल जो चुना था वो कहाँ से चुना था? रूस से। क्योंकि रूस उस टाइम जो है दुनिया के सामने एक मॉडल की तरह था और भारत के रूस के साथ में हमेशा मजबूत और रणनीतिक संबंध रहे हैं और इसके साथ में समग्र आर्थिक और कूटनीतिक संबंध में भी अच्छे और मैत्रीपूर्ण सहयोगपूर्ण संबंध रहे हैं। इसलिए भारत के सामने सबसे बड़ा रूस मॉडल था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? 376 के अंतर्गत। काशीराम के दल बदल समाजवादी
पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में बहुजन का अर्थ क्या होता है? एसटी, एससी, माइनॉरिटी सभी मिल करके बहुजन बनते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? मंडल कमीशन ने की थी। उसके बाद में सोवियत संघ और भारत के संबंध मधुर रहे हैं। इस संबंध में पहला ये था, मधुर संबंध में ये जो है था कि भारत के और सोवियत संघ जो है उसके बीच में सहयोगात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और भारत ने किसी एक ब्लॉक को नहीं चुना था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का अग्रणी भारत था। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद में भी अच्छे संबंध बनाए रखे भारत ने। भारत का दूसरा मधुर संबंध का ये पहला उदाहरण ये है कि वीटो पावर में हमेशा जब बात चलती है तो रूस हमेशा ही भारत का समर्थन करता है वीटो पावर दिलाने के लिए। और दूसरा बड़ा उदाहरण ये है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए भी हार्डवेयर के रूप सामान है, और उसके साथ साथ में असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को हमेशा ही ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। उसके बाद में शीत युद्ध का जब अंत हुआ उस समय कोई दो परिणाम बताने हैं, तो इसमें क्या है, शीत युद्ध के दौरान जब अंत हुआ तो अंत होने के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि और दूसरा ये था कई देशों के रूप में उदय हुआ। छठा सवाल है, भारत मालदीव के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी, मालदीव में राष्ट्रीय सुरक्षा बल की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। दूसरा है कि भारत जो मालदीव है उसको सैन्य प्रशिक्षण भी देता है। सातवां सवाल है, अटलांटिक के स्वामित्व का मसला विवादास्पद है। कैसे? क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। अंटार्कटिका जो महासागर है उसकी कोई सीमा नहीं है कि किस देश की कितनी सीमा है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, विवादास्पद है। कोई देश किसी भाग पर जो दावा करता है स्वामित्व का, कोई देश किसी भाग पर स्वामित्व को देवे। दूसरा ये है कि इसमें जो है स्थायी स्वामित्व नहीं है किसी का। सभी देशों को बराबर वैज्ञानिक प्रशिक्षण करने का, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का पूरा अधिकार है। आठवां सवाल है, जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया? एकात्म मानववाद पर जोर दिया है, इसके साथ में उग्र राष्ट्रवाद पर जोर दिया है। उसके बाद में भारत में राजनीति में आया राम गया राम का क्या मतलब है? दल बदल प्रथा, अपने स्वार्थ के लिए एक दल को छोड़कर दूसरी दल में जाना, जब वहाँ अपने हित नहीं सधे तो उस दल को छोड़कर फिर तीसरी दल में चले जाना। इसका उदाहरण 1967 में हरियाणा के जो विधानसभा है उसमें देखने को मिला। तब कई एमएलए ने दिन में कई दलों को छोड़ करके कई दलें जो है सदस्यता ग्रहण करते थे। इस तरीके से आया राम गया राम का मतलब यही हुआ कि एक दल को छोड़ के दूसरी दल में चला जाना, दल बदल करना। इसी प्रथा को क्या कहते हैं? भारत की राजनीति में आया राम गया राम कहते हैं। उसके बाद में आगे प्रीपरस जो है उसका क्या तात्पर्य है? प्रीपरस का तात्पर्य ये है कि जो राजा और महाराजा थे उनको छोड़ने के बदले में, राजनीति छोड़ने के बदले में उनको पेंशन के रूप में जो मुआवजा दिया जाता था उसको प्रीपरस कहते हैं। उसके बाद में गुजरात में
जो आंदोलन हुआ था नवनिर्माण आंदोलन के अंतर्गत 1974 में गुजरात के छात्रों और मध्यम वर्ग द्वारा आर्थिक संकट तथा सामाजिक जीवन
में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन चला था, उसमें अपने अवधि के दौरान विभिन्न मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित किया था। ये जो आंदोलन रचनात्मक था, जिसमें मध्यम वर्ग द्वारा आर्थिक संकट और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था। उसके बाद में राजीव और लोंगेवाला समझौते के किन्हीं दो बिंदुओं को आपको लिखने हैं जो उसमें हुआ था। इसमें क्या था? विभिन्न इनकी मांगे थी। जो 1982 के आंदोलन में कार्रवाई में मारे गए लोगों को है उसको मुआवजा देने की मांग थी। इसके साथ साथ में जो है सैनिक भर्ती के अंदर जो है सिख रेजिमेंट गठन करने की मांग में, इस रेजिमेंट में पंजाब रेजिमेंट में सिखों को 50% आरक्षण देने की मांग को स्वीकार किया गया। तीसरा ये था कि दंगे में कांग्रेस आई के दोष मुक्त किए गए और उनका दोष दिल्ली पुलिस पर डाल दिया गया। इस तरीके से इसमें जो है प्रमुख बिंदु ये थे। उसके बाद में 1999 में लगातार गठबंधन की राजनीति प्रभावित रही है। कैसे? आपको ये लिखना है कि गठबंधन की राजनीति जो है किस तरीके से 1999 के बाद में प्रभावी रही है, क्योंकि राजनीतिक अनिश्चितता निरंतर भारत में बढ़ती जा रही थी। इस तरीके से भारत के अंदर जो है वहाँ राजनीतिक अस्थिरता की किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस का जो वर्चस्व वो खत्म हो गया। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इसके साथ में जो है वहाँ राजनीतिक जो है एक दूसरी दलों के सहयोग पर चलने लगी। तो 1999 के बाद में किसी भी दल को एक छत्र, जिस तरीके से कांग्रेस का राज चल रहा था, वह उस प्रकार का किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उसके बाद में खंड स में है कि आसियान का संक्षिप्त उपलब्धि पर प्रासंगिकता बताइए। तो आपको आसियान देशों के बारे में आपको प्रासंगिकता बतानी है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो सहयोग संगठन है, ये है एशिया प्रशांत देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए उद्देश्यों से ये बनाया गया था और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और प्रति वर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य विजन ये था, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है। और इसमें जो है एशियाई देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, एशियाई लोगों के बीच में सहयोग और शांति और स्थायित्व के लिए गठन किया गया था। उसके बाद में चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्या प्रयास किए थे? चीन जो है उसने एक सुस्त आर्थिक दिग्गज को जगाने के प्रयास में जितने उद्योगों और निजी उद्योगों का गठन को प्रोत्साहित किया, विदेशी व्यापार और निवेश में उदार बनाया ही, उसके साथ में कुछ कीमतों पर राज्य की नियंत्रण में शिथिलता दी गई और उसके साथ में कार्यबल में निवेश किया गया। और इसके साथ साथ में 1949 से लेकर 1967 तक चीन लगातार औद्योगिक आधार बनाया तथा खुद को कृषि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक व्यवस्था में बदल गया। देश के राजनीतिक नेतृत्व में निरंतर केंद्रीय नियोजन का उपयोग करके तेजी से औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। आज विश्व में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन है। और चीन की जो जीडीपी है
2024 तक सकल घरेलू उत्पाद में 5.3% है। 2024 में 5% रही थी और प्रति डॉलर 13,870 प्रति व्यक्ति है चाइना। चीन ने कई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते किए। 500 से अधिक दुनिया भर में कंपनियां चाइना की जो है वो काम कर रही है। बड़े एक्सचेंज के 3 एक्सचेंज चाइना के हैं और अर्थव्यवस्था जो है 17.9 ट्रिलियन डॉलर है। सबसे दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में प्रश्न है 15वां, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना क्यों आवश्यक है, कारणों सहित स्पष्ट कीजिए। वैश्विक पर्यावरण चुनौती जैसे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जैविक विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक उपयोग और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, गरीबी और पारिस्थितिकी तंत्र की गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधन सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता भी जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ में पर्यावरण जो है सबसे बड़ी चुनौती है, इसका समाधान किया जाना आवश्यक है। ईंधन है, खनन है, जीवाश्म है आदि का आयात पर निर्भरता है, जिसका दबाव जो है पर्यावरण पर पड़ रहा है और दुनिया भर में विपरीत और अत्यधिक अनाश्रित दुनिया में दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले परिवर्तन तेजी से महसूस किए जा रहे हैं और इसका पूरा दबाव जो है पर्यावरण पर पड़ रहा है और इसकी वजह से पर्यावरण में ग्रीन हाउस का गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था संपदा बढ़ाई जा रही है, उत्सर्जन की कमी को असफल करने का प्रयास है और इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को रोकने तथा अत्यंत खतरनाक जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसका, क्योटो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अब आगे हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दे क्या क्या थे। क्योटो जो है वो जापान में है। जापान में ग्रीन हाउस के प्रभाव को रोकने तथा खतरनाक जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए क्योटो में समझौता किया गया था, जिसमें ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों ने मिलकर शामिल देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी करने के लिए प्रतिबद्धता किया गया है। वैज्ञानिकों की राय पर आधारित इनका पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दूसरा ये है कि इसकी संभावना अधिक है जिससे मानवकृत कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण हो रही है। इसके क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था और इसको लागू जो किया गया था 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। वर्तमान में 192 देश इसका पालन कर रहे हैं। उसके बाद में आगे है वैश्वीकरण के 3 आर्थिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के 3 आर्थिक प्रभाव क्या है। पहला ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, दूसरा ये है विदेशी निवेश में वृद्धि, तीसरा ये है आर्थिक विकास। ये 3 प्रभाव है। पहला है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार में वृद्धि। वो क्या है? वैश्विक देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना है। इससे विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ा है। दूसरा ये है कि विदेशी निवेश में वृद्धि। वैश्वीकरण ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। इससे विभिन्न देशों में पूंजी की प्रवाह बढ़ी है। तीसरा यह है आर्थिक विकास। वैश्वीकरण ने कई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। इससे जीवन में सुधार हुआ है। इस प्रकार से जो है, अब है अगला सवाल है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े। सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब ये है कि दुनिया भर की संस्कृतियों के आदान प्रदान और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे कुछ देशों के में स्थानीय संस्कृति के प्रभाव पड़ता है। इससे कई संस्कृति और विचार का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से अब है आगे हैं भारत और चीन के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1 अप्रैल 1950 को भारत और चाइना के राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। 1954 में दोनों देशों के बीच में संयुक्त रूप से पंचशील के सिद्धांत सह अस्तित्व में आए हैं, जो 5 सिद्धांत है। भारत और चीन ने 1 अप्रैल 2020 को बीच में 1950 तक राजनीतिक संबंध स्थापित किए। 70वीं गांठ वर्ष के रूप में भारत और चाइना ने अपने संबंध बनाए हैं। इसके साथ साथ में दोनों देशों के जवानों में संयम बरतने की अपील की गई है। इसके लिए आगे कदम उठाए गए हैं। 15 जून 2020 की रात को लद्दाख में भारत और चीन के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और बीच में झड़पें भी हुई। कई कमांडिंग अफसरों की जानें भी गई। 20 से अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने चीनी सेना को करारा जवाब दिया। इस तरीके से भारत और चाइना के बीच में आर्थिक जो चीन के बीच संबंध रहे हैं। भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए। भारत ने, अब इसका सवाल का जवाब क्या है? भारत ने वर्ष 1999 को परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और 2003 में भारत ने परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं किया, नोफोसिस्ट यूज अपनाया। इस नीति के अनुसार भारत भी देश के परमाणु हमला किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं करे। ये भारत की परमाणु नीति का सिद्धांत रहा है। भारत ने परमाणु परीक्षण मई 1974 को सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, जिसका प्रशिक्षण का नाम क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। उसके बाद में पोखरण परमाणु द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 को पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षणों के साथ ही किया गया। भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों को सफलता ने विश्व भर में नींद उड़ गई थी। आगे है मानव अधिकार की आवश्यकता वर्तमान में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। इसका विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसका ये है कि इसका उत्तर ये है कि जो मानव अधिकारों की प्रासंगिकता ये है कि हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार और गरिमा सुनिश्चित करती है। यह किसी भी देश की तरफ से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि हर व्यक्ति का हक है।
कि परमाणु की प्रासंगिकता मानव अधिकारों की प्रासंगिकता इस वजह से भी है कि समाज में शांति, आत्म सम्मान और सुख के साथ जीने का अधिकार है। मानव अधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन को बढ़ाया दिया जाना चाहिए। उनके आधार पर कानून, मानव अधिकारों के आधार पर कानून बनाए जाने चाहिए। सरकारों को ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मानव अधिकारों के आधार पर ही कुछ कामों को रोका जाना चाहिए जो गलत काम है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हो। मानव अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने का अधिकार होना चाहिए। अब आगे हैं, अगला प्रश्न है, सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा के पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा बताइए। इसमें क्या है सुरक्षा? इसका जो उत्तर ये है कि सुरक्षा का अर्थ ये है कि हानि से बचाव या सुरक्षा। जो व्यक्ति स्थान, वस्तु या किसी भी